हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो माइनर टेस्ट 3 का सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। क्षमा चाहता हूं साथियों, ये थोड़ा सा लेट अपन क्लास ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मैं आपको आगे की जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन आती है कि नागवट प्रथम ने प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। साथियों, यहाँ पर से पहला कथन एकदम सही आता है। दूसरा बात करते हैं तो नागवट प्रथम के समय त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की शुरुआत होती है। तो साथियों, ये नागवट प्रथम के समय है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत नहीं होती है। किसके समय होती है तो याद रखना, वत्सराज के समय होती है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है असत्य आ जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान के किस राजवंश ने स्वयं को लक्ष्मण का वंशज माना। तो किसने माना साथियों? गुर्जर प्रतिहार के द्वारा स्वयं को लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो चंदेल शासक कौन था साथियों? याद रखना, वो आ जाता है परमार्दी देव आ जाता है साथियों। इनके मध्य क्या होता है साथियों? 1182 का समय आता है और 1182 के अंदर से महोबा का युद्ध होता है। कहाँ पर होता है साथियों? महोबा का युद्ध होता है इन दोनों के मध्य, पृथ्वीराज चौहान और परमादी देव के मध्य, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से किस शासक ने सिरोही को राजधानी बनाया। तो किसने बनाया साथियों? याद रखना, सहसमहल के द्वारा राजधानी बनाया जाता है। सिरोही एक मात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। ठीक है, और कब की थी साथियों इन्होंने अंग्रेजों के साथ में? तो याद रखना, ये कहते हैं 1823 के अंदर संधि करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया साथियों? अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और बात करें तो साथियों अर्णोराज के द्वारा ही आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। बात करें अपन अजयराज के बारे में, तो अजयराज के द्वारा जयपुर के अजमेर के अंदर से जो है तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था। साथ ही अजमेर शहर को भी बसाया इन्हीं के द्वारा जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जयपुर के किस शासक ने ब्रज नदी उपनाम से कविताओं की रचना की। तो किसने की साथियों? याद रखना, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ब्रज नदी उपनाम से कविताओं की रचना की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया। तो साथियों मानसिंह के द्वारा अकबर के संरक्षण के अंदर से जो प्रथम सैन्य अभियान था वो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। तो कौन था साथियों? विद्याधर भट्टाचार्य था। बात करें लालचंद उस्ता के बारे में, तो साथियों इनके द्वारा ये हैं किसके? हवा महल के वास्तुकार माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किस शासक ने परमारों से चित्तौड़ को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो किसने बनाया साथियों? जयतर सिंह के द्वारा बनाया जाता है। जयतर सिंह ने क्या किया? परमारों से चित्तौड़ को छीना और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा निम्न में से असत्य कथन के बारे में बात हो रही है। पहला कथन आ जाता है कि 1301 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यहाँ पर साथियों बात गलत आती है। आक्रमण तो किया था लेकिन कब किया था साथियों? ये किया था 1303 में। ठीक है, तो ये असत्य कथन आ जाता है, तो यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट बात करते हैं। कुंभा द्वारा या फिर कुंभा का गुजरात के साथ में संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो नागौर विवाद था। नेक्स्ट बात करते हैं, पी सत्यनारायण राव समिति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। साथियों ये जो सवाल है ये मैंने जो पटवार के लिए एक रिवीजन वाली क्लास चल रही है राजस्थान का एकीकरण के अंदर से, उसमें सारा का सारा डिटेल में बताया गया है। सेम टू सेम वहाँ से क्वेश्चन उठा है। ठीक है,
तो असत्य कथन के बारे में बात हो रही है। पहला आ जाता है, देखो, वृहत राजस्थान की राजधानी का मसला हल करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें तो इस समिति ने न्याय विभाग हाई कोर्ट को जयपुर में रखने का प्रस्ताव रखा। देखो साथियों, ये जयपुर नहीं है, ये आ जाता है जोधपुर। कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा साथियों। इस समिति के द्वारा न्याय विभाग को जोधपुर में रखने का प्रस्ताव रखा गया था। यही आपका असत्य कथन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। वैसे जाकर आप देख लेना, 2 क्लासेज अपलोड की हैं पटवार रिवीजन के नाम से, उसमें से आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन से राजपूत / मुस्लिम योद्धाओं ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो साथियों, महमूद लोधी भी लड़े थे, राजा बारमल भी थे, और कौन आ जाते हैं, वीरमदेव मेड़तिया भी थे, और हसन का मेवाती भी थे। ये सारे के सारे क्या थे साथियों? ये बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? तो साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड के द्वारा मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया जाता है? चांद कंवर के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देवबारी का समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? तो साथियों, ये देवबारी का जो समझौता है 1708 में संपन्न होता है। किस किस के मध्य? मेवाड़ की तरफ से अगर बात करें तो अमर सिंह सेकंड आ जाते हैं, मारवाड़ की तरफ से अजीत सिंह आ जाते हैं, और आमेर की तरफ से बात करें तो सवाई जय सिंह आ जाते हैं। इन 3 लोगों के मध्य देवबारी का समझौता संपन्न होता है 1708 में। नेक्स्ट बात करते हैं, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, तो वो कौन आ जाते हैं साथियों? मालदेव आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में उल्लेखित गोविंद तृतीय की उपाधि थी, तो उनको क्या उपाधि मिली गई थी? वेरीगढ़ की उपाधि दी गई थी। बात करें प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किनको थी साथियों? तो सोमेश्वर चौहान को थी। दल पुंगल की जो उपाधि थी वो साथियों किसको थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को थी। और गर्जन मातंग की जो उपाधि थी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये अजयराज सेकंड को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असत्य कथन आपको चुनना है। पहला कथन आ जाता है कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंहा था। बात एकदम सही है। राव आस्थान 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की सेना के पाली पर आक्रमण के दौरान मारा गया था। बात एकदम यही भी सही है। नेक्स्ट बात करें तो राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। बात एकदम सही है। नेक्स्ट आता है कि राव जोधा ने कर्नाटक से राठौड़ों की कुल देवी नागणची माता की मूर्ति लाकर बाड़मेर में मंदिर बनाया। तो साथियों, यहाँ पर राव जोधा नहीं आएगा, कौन आएगा? राव दुहड़ आएगा साथियों। ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? तो किसके द्वारा किया जाता है साथियों? ये हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया जाता है। पहले चरण के बारे में बात करें तो साथियों याद आते हैं साधु सीताराम दास के द्वारा किया जाता है। 3 चरण होते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर से। तो पहले चरण में ये थे, तीसरे में ये आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है कि अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने का सही क्रम आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करें साथियों तो कोटा है, इसके द्वारा कब की जाती है? 26 दिसंबर की बात आती है, 26 दिसंबर 1817 इस समय संधि की जाती है, और यहाँ का जो शासक था वो था उमेद सिंह। दूसरा बात करते हैं साथियों जोधपुर की तरफ, तो जोधपुर में आ जाता है 6 जनवरी। ठीक है, 6 जनवरी कब? 1818 में की जाती है। उदयपुर की तरफ अगर बात करें साथियों तो यह आ जाती है 13 जनवरी 1818 में इसके द्वारा की जाती है। और करौली की तरफ बात करें तो ये 9 नवंबर की बात आती है, 1817 में की जाती है। बात करें इनके शासकों के बारे में तो इस समय जो कोटा का शासक था
वो था उमेद सिंह, और जोधपुर की तरफ अगर बात करें तो मान सिंह आ जाता है, ठीक है। और इधर उदयपुर की तरफ अगर बात करें तो ये भीम सिंह आ जाता है, और करौली की तरफ बात करें तो हरबख्श पाल सिंह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये राजा थे। अब इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा साथियों, तो यहाँ पर आ जाता है करौली आएगा तीसरे नंबर पर, फिर पहले पर आ जाता है कोटा आ जाता है यहाँ पर से, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन आ जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नसीराबाद में हुई। तो साथियों यहाँ पर से 10 मई न होकर कितना जाता है, यहाँ पर से 28 मई आ जाता है। यही आपका असत्य कथन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो मेवाड़ महाराणा ने नसीराबाद से भागकर आए अंग्रेजों को उदयपुर में जग मंदिर महल में ठहराया तथा उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया। बात एकदम सही है साथियों, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, असत्य कथन पूछा गया, तो आपका केवल एक रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी साथियों, यह जाती है टोंक नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। तो कहाँ पर की थी साथियों, जयपुर में की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि राजपूताना के शासक व सामंत वर्ग में बढ़ते दहेज व त्याग के खर्च को कम करने के लिए जुलाई 1877 में स्थापना की गई थी। तो साथियों अगर पहले बात करें, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की जो स्थापना होती है 1888 में होती है, और कहाँ पर होती है साथियों, अजमेर में होती है। समाज के अंदर से जो भी बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए की गई थी। दूसरा बात करें तो यहाँ पर से जो देश हितैषणी सभा की स्थापना होती है, यह अपना राइट आंसर रहेगा, और कहाँ पर इसकी स्थापना होती है, उदयपुर में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी साथियों, याद रखना, अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डाबी हत्याकांड पर रामनारायण चौधरी ने किस समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित कर किसानों पर किए जा रहे दमन चक्र की भर्त्सना की थी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो तरुण राजस्थान रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में आर्य समाज का मुख्य पत्र था। तो कौन सा था साथियों, याद रखना, आर्य मातरण था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, झाक गांव का संबंध किस आंदोलन या फिर विद्रोह से था। तो किससे था साथियों, मेयर आंदोलन से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे। तो कौन सा लेते साथियों, बोलाई कर लेते थे वो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का अपने को चयन करना है। पहला कथन बात करते हैं कि गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए। बात एकदम सही है। गोविंद गिरी ने भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए 1883 में बांसवाड़ा में संप सभा की स्थापना की थी साथियों। तो यहाँ पर से ये आपका असत्य कथन देखने को मिल जाता है। तो साथियों संप सभा की जो स्थापना होती है वो पाली में की जाती है, लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन होता है 1903 के अंदर से होता है साथियों, मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर से, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ये दूसरा सही रहे, असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने के हेतु किसे भेजा था। तो किसे भेजा था साथियों, माणिक्यलाल कोठारी को भेजा था, मणिलाल कोठारी को भेजा था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1945 में मीना सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया था साथियों, सीकर श्री माधोपुर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नारायण पटेल का संबंध किस आंदोलन से था। तो किससे था साथियों, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किसान यूनियन क्यों नामक के लेखक कौन थे। तो कौन थे साथियों, याद रहे, कुंभाराम आर्य। नेक्स्ट बात करते हैं कि 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता थे। तो साथियों इसमें कौन कौन थे, एक तो था हरिहर भाई किरंकर था, दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा था, सूरज देवी माथुर था साथियों, और तीसरा बात करें तो आ जाता है साथियों सावित्री देवी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों,
नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ था। तो साथियों ये कब होता है, ये होता है 20 जनवरी 1934 को। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी रियासतों को सम्मिलित कर राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। तो किसने रखा था साथियों, ये मान सिंह द्वितीय जयपुर से थे, उनके द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वीर सतसई किसकी रचना है। तो वीर सतसई साथियों किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, किस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की शासन की शुरुआत हुई। तो किस में होती है साथियों, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में भारत के अंदर से तुर्की शासन की शुरुआत हो जाती है, जो 1192 में होता है, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला बात करते हैं, देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ ने जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी भंडार की स्थापना की, ये बात भी सही है। तो साथियों इसमें से सत्य कथन की चयन बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था साथियों, ये उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। तो किसकी मृत्यु होती है साथियों, प्रताप सिंह बारट की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो इसके अंदर से सत्य कथन की बात बतानी है। देखो पहला जाता है कि कालीबंगा आद्य ऐतिहासिक काल का कांस्ययुगीन सभ्यता स्थल है, ठीक है, बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें तो कालीबंगा के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, बात एकदम गलत है साथियों। तो इसमें से कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान में निम्न में से गणतांत्रिक जनजातियों के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो साथियों किसके हुए हैं, मालव गणराज्य के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर में सूरत खाने की स्थापना किसने करवाई थी। तो किसके द्वारा करवाई जाती है, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान महिला परिषद उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी साथियों, शांता त्रिवेदी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी साथियों, नारायणी देवी के द्वारा निभाई जाती है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से भरतपुर स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। तो कौन थे साथियों, ये आ जाते हैं किशनलाल जोशी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया गया। तो कौन सा आता साथियों, ये आता है मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, जिसे कहा जाता था। तो इनको क्या कहा जाता था साथियों, इनको कहा जाता था सिक्का एलची कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो गोहिल वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की। तो स्थापना की किसने की साथियों, यह जाता है महाराणा शंभू सिंह के द्वारा की जाती है महकमा खास की। नेक्स्ट बात करते हैं, हुड्डा सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो हुड्डा सम्मेलन है साथियों ये 17 जुलाई 1734 को आयोजित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति में शामिल थे। तो कौन कौन से शामिल थे साथियों, एक तो थे देखो डॉक्टर शंकर देवराय थे, दूसरा बात करें तो प्रभुदयाल भी थे इसके अंदर से, और तीसरा बात करें तो R.K. सिद्धवा थे। ये तीनों लोग इस समिति के अंदर से थे, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट दे रखा है कि जालोर दुर्ग में कानड़ देव के साथ किस सेनापति ने विश्वासघात किया। तो किसके द्वारा किया जाता है, दैया राजपूत बीका के द्वारा किया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है
कि कोटा के शासक दुर्जन साल और मल्हार राव होलकर की सहायता से बूंदी की गद्दी किसे प्राप्त हुई? तो किसको प्राप्त होती है साथियों? उमेद सिंह को प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो कौन थे साथियों? वो आ जाते हैं केसरी सिंह बारड थे। नेक्स्ट बात करते हैं, 1918 में पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों ये जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई की किस घटना में शहीद हुई थी? तो किस में होती है साथियों? ये रास्तापाल कांड में होती है। ठीक है, अब आते हैं साथियों मैथ के सवाल। सवाल दे रखा है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के एक शून्यांक हैं, दो हैं, तो k का मान आपसे पूछा गया है। साथियों अपन क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर से आप यहाँ पर से x की जगह 2 रख दो साथियों, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3 गुणा 2 प्लस का k आ जाता है साथियों, तो 4 प्लस का कितना आ गया यहाँ पर से 6 आ जाता है, प्लस का k आ जाता है, और k बराबर आपके पास में माइनस का 10 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, a का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस ए बहुपद x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1 एक गुणनखंड दिया गया है। साथियों इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना साथियों, x बराबर आपके पास में क्या पुट करना है? a पुट करना है। ठीक है, जहाँ पर भी x दे रखा है वहाँ पर से a पुट कर दो, तो देखो a की क्यूब प्लस माइनस दे रखा है, इस समीकरण के अंदर से a और माइनस का साथ में ही a स्क्वायर आ जाता है साथियों। ठीक है, प्लस का 2a आ जाता है और प्लस का a आ जाता है और माइनस का 1 आ जाता है साथियों। जब इस समीकरण को अपन हल करेंगे तो आपके पास में a की क्यूब माइनस का a की क्यूब प्लस का कितना जाता है साथियों? यहाँ पर जाता है 3a माइनस 1 आ जाता है। इसमें से क्या कट गया साथियों? ये और ये दोनों कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से कितना आ गया? 3a बराबर आपके पास में 1 आ जाता है, और a बराबर आपके पास में कितना आएगा साथियों? 1/3 आंसर आ जाएगा। सरल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि बहुपद है x की पावर 4 माइनस का 2x की क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का ax प्लस का 3a माइनस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो a का मान आपसे पूछा गया है। तो साथियों अपने को इसमें क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है इसके बराबर अपने को क्या करना है? 19 रख देना है, और बाद में बात करें तो x बराबर आपके पास में क्या रख देना है? -1 रखोगे ना, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से रखेंगे, देखो यहाँ पर से x बराबर अपने पास में -1 रखना है, तो -1 की पावर 4 हो गई, माइनस का 2 है साथ में, -1 की अपने पास में से 3 हो जाती है। साथ ही बात करें तो 3 x था, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर आ जाता है। माइनस अपने पास में से क्या है साथियों? माइनस का a दे रखा है, और साथ ही माइनस का 1 अपने को वैल्यू पुट करनी है। बाद में क्या करेंगे साथियों? प्लस का 3a दे रखा है, माइनस का 7 बराबर आपके पास में कितना शेषफल बच रहा है? 19 शेषफल बच रहा है, तो 19 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में से क्या आएगा? 1 प्लस का 2 प्लस का 3 आ जाता है, और प्लस का कितना आ गया साथियों? a आ जाता है, और प्लस का 3a आ गया। 3a के बाद माइनस का 7 बराबर आपके पास में 19 आ गया। जब इसको आप सारे को टोटल करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? 4a माइनस का 1 बराबर आपके पास में 19 आ गया साथियों। तो 4a बराबर आपके पास में कितना आया? ये 20 आ गया, और a की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 20/4 बराबर आपके पास में 5 आंसर आ जाएगा था, ऑप्शन नंबर पहले वाला। दूसरा बात करते हैं, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण है जिसमें से x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 के शून्यांक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 अल्फा बीटा का अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो साथियों सबसे पहले बात करें तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है आपको पता ही क्या होती है साथियों? ये होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होती है। उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल बात करें तो अल्फा बीटा होती है, तो यहाँ पर से क्या आ गया साथियों? ये हो जाता है c/a हो जाता है। इस समीकरण में अपने पास में से ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, मतलब कि x के साथ में जो भी चीज़ें हैं वो a b c की वैल्यू हो गई। ABC की वैल्यू हो जाने के बाद में अपन क्या करेंगे साथियों? यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग अपन निकालेंगे तो अपने पास में से a बराबर अपने पास में क्या है? 1 है, b बराबर माइनस का 5 है, और c बराबर आपके पास में 6 है। आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल कर आई ना लाडले, वो कितनी आई? वो 5 आ गई। उसी प्रकार से अल्फा बीटा जो मूलों का गुणनफल है उसका जो मतलब वैल्यू निकल कर आई c/a, उसकी क्या आ गई साथियों? 6 आ जाती है।
6 आ गई। अब अपने पास में से क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकली है साथियों, 5 निकल कर आई है, माइनस का 3 है। और अल्फ़ा बीटा की अभी वैल्यू निकालनी है, कितनी है साथियों, 6 निकाली है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में से क्या आ गया, 5 माइनस का कितना आ गया साथियों, 6 18 आ गया। तो यहाँ पर से जब इसको घटाओगे तो आपके पास में जो मान आएगी माइनस का 13 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। दूसरा दे रखा है कि लेमडा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है लेमडा एक्स प्लस वाई बराबर का लेमडा स्क्वायर। दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स प्लस लेमडा वाई बराबर का 1 दे रखा है, को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके लिए बात की गई है। देखो साथियों, अपरिमित या फिर अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 इजिकल टू अपने पास में से b1 बटा b2 इजिकल टू अपने पास में से c1 बटा c2 की कंडीशन अपने को फॉलो करनी है। ठीक है, इस समीकरण के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से जो भी x के साथ में वैल्यू है वो क्या जाती है, a1 आ जाती है। इधर ये कितनी आ गई साथियों, ये हो जाती है यहाँ पर से क्या आ गया, ये आ गई b1 हो गई। ठीक है, और इधर बात करें जो ओनली जो अचर पद है वो कौन सा जाता है साथियों, ये c1 हो जाता है। सेम अपन इसके अंदर से बात करेंगे तो यहाँ पर से a2 b2 और c2 हो जाती है। यहाँ से अपने सारी वैल्यू निकाल ली, इस टर्म के अंदर से अपन ये वैल्यू रख देते हैं। तो अपने पास में से क्या आएगा, लेमडा बटा 1 बराबर का 1 बटा लेमडा बराबर का लेमडा स्क्वायर बटा 1 अपने को देखना है। यहाँ पर से पहले दो चीज़ ले लेते हैं, इसके अंदर से बात करें तो क्या हो जाता है साथियों, लेमडा इजिकल टू प्लस माइनस 1 का अपने को देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से बात करें तो लेमडा का जो वैल्यू आ जाती है दूसरे और तीसरे के अंदर से जब वैल्यू निकालती हैं तो यहाँ पर से लेमडा की क्यूब बराबर आपके पास में 1 आ जाता है। ठीक है, और बाद में बात करें लेमडा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 निकल कर आएगी। दोनों के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है साथियों, +1 कॉमन है, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। दूसरा बात करते हैं कि के लिए किस मान के लिए समीकरण युग्म दे रखा है, kx प्लस 3y बराबर का k माइनस 3 है। दूसरा समीकरण दे रखा है 12x प्लस ky बराबर का k दे रखा है कि कोई हल नहीं होगा। देखो साथियों, कोई हल नहीं होने की कंडीशन में क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल किसके हो जाता है, c1 बटा c2 के होता है साथियों। ये कंडीशन होती है कोई भी हल नहीं होने के लिए। जो ऊपर वाले जो कंडीशन है सभी हल होंगे या फिर अनेक हल होंगे वो ऊपर वालों के लिए अप्लाई की जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर से अपने को बात इसको फॉलो करने के लिए कही गई है। इस समीकरण में बात करें तो साथियों क्या क्या होगा, यहाँ पर से a1 दूसरा बात करें तो b1 हो गया, यहाँ पर से c1 हो गया। सेम टू सेम अपन बात करें तो a2, इधर बात करें तो b2 और इधर बात करें तो c2 आ जाता है। यहाँ पर से वैल्यू रख देते हैं साथियों, तो क्या आएगा, k बटा कितना आएगा 12 आ जाता है साथियों। इधर बात करें तो जाता है 3 बटा k आ जाता है, और नॉट इक्वल क्या दे रखा है, k माइनस 3 बटा k दे रखा है। ठीक है, पहले दो के बारे में अपन बात करें तो पहले दो के अंदर से क्या हो रखा है साथियों, यहाँ पर से बात करें तो पहले दो के अंदर से जो वैल्यू आती है वो के बराबर आपके पास में क्या आएगी, के स्क्वायर बराबर आपके पास में जाती है, मतलब कि के बराबर बात निकालें तो प्लस माइनस 6 आ जाती है। ठीक है, दूसरा अपन दूसरे टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर से कौन कौन सी 3 बटा के नॉट इक्वल किसके बारे में, के माइनस का 3 बटा के है। इनको अपन जब सोल्व करते हैं तो अपने पास में से के की वैल्यू निकल कर आती है वो 6 निकल कर आती है, प्लस की 6 निकल कर आई साथियों। अब बाद में क्या होता है साथियों कि कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है प्लस वाली, लास्ट में जो रिजल्ट बनता है माइनस का 6 बचता है, ये आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर से। ठीक है, दूसरा बात करते हैं 67 का क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। साथ ही आपको दे रखा है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में बात करें तो x प्लस 2y बराबर 1 दे रखा है। दूसरी जो समीकरण है a माइनस बी इंटू x दे रखा है। दूसरा प्लस a प्लस बी इंटू वाई दे रखा है इजिकल टू a प्लस बी माइनस 2 दे रखा है। इस समीकरण के अंदर से कहा गया है साथियों कि देखो अनेक हल होंगे। इन दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कंडीशन ऊपर वाली फॉलो करनी है, कौन कौन सी, a1 बटा a2 इजिकल टू b1 बटा b2 इजिकल टू c1 बटा c2 की फॉलो करनी है। तो यहाँ पर से क्या रख सकते हैं अपने, 1 बटा a माइनस बी इजिकल टू अपने पास में से 2 बटा a प्लस बी आ गया साथियों। इधर बात करें तो 1 बटा a प्लस बी माइनस का 2 दे रखा है। यहाँ पर से क्या होता है, पहले दो का जब आप कंपेरिजन करते हो तो आपके पास में क्या आता है 3b, यहाँ पर से निकलेगा 3b इजिकल टू a आ जाता है।
ठीक है। और बात करें साथियों अंतिम दो से यहाँ से, तो यहाँ पर से क्या आएगा साथियों, यहाँ पर से आएगा a + b बराबर आपके पास में से 4 आ जाएगा। अब देखो साथियों अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर से वैल्यू रख सकते हैं अपन किसकी, ये a के बराबर अपने पास में वैल्यू निकाली थी ना, ये रख दो यहाँ पर से, तो 3b प्लस का b बराबर आपके पास में 4 आ गया। तो b बराबर आपके पास में क्या है लाडले, 1 आ जाता है। इसी प्रकार से अपने पास में से a की वैल्यू जब निकालोगे तो आपके पास में कितने आएंगे साथियों, 3 आएगी। तो 1 और 3 आपके पास में आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपके पास में, देखो a बराबर 3 और b बराबर 1 निकाला है आपने, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। समीकरण दे रखा है, यदि 2x + y बराबर 23 है और 4x - y बराबर 19 है तो 5y - 2x का मान ज्ञात करना है साथियों। नेक्स्ट बात करें साथियों, तो आपके पास में सवाल दे रखा है कि 2x + y बराबर 23 है, दूसरा एक इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि 4x - y बराबर का 19 दे रखा है, तो 5y - 2x का वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो साथियों अपने को कुछ नहीं करना, जैसा दे रखा है अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। ये दो इक्वेशन है साथियों, इन दोनों इक्वेशनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपके पास में सवाल क्या बनेगा, 2x प्लस का अपने पास में से y आ जाता है और प्लस में बात करें तो कितना आ जाता है, 4x माइनस का y बराबर आपके पास में से 23 प्लस का 19 आ जाता है। यहाँ पर से क्या होगा साथियों, ये y से y कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में बचेगा 6x बराबर आपके पास में 42 बचेगा और x बराबर आपके पास में 7 आ जाएगा। जैसे ये 7 आएगा साथियों, आप कोई भी इक्वेशन में आप इसको रख लेना, आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं पहले वाली इक्वेशन में रखता हूँ इसमें, तो अपने को 2 × 7 प्लस का y बराबर आपके पास में 23 दे रखा लाडले, तो कितना हो जाता है, ये y बराबर आपके पास में से 23 माइनस का 14 हो जाता है, लगभग आपके पास में 9 आ जाती है। यहाँ पर से x और y की वैल्यू दोनों आपके पास में निकल चुकी हैं। पूछा क्या गया है, इसका वैल्यू पूछी गई साथियों, तो 5 और y की वैल्यू कितनी है, 7 आ जाती है। माइनस का अपने पास में से 2 है और x की वैल्यू अपने पास में सभी निकाल लिया साथियों। यहाँ पर सॉरी 9 है, ये 9 आ गई है और ये माइनस का कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है, x की वैल्यू 7 आ जाती है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते तो यहाँ पर से कितना आएगा, 45 माइनस का 14 बराबर आपके पास में 31 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर चौथे वाला। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि आलेखीय रूप है कि 6x - 3y बराबर 10 + 10 बराबर 0 दे रखा है, दूसरा 2x - y + 9 बराबर 0 दे रखा है। समीकरणों का युग्म दो रेखीय निरूपित करता है, तो यहाँ पर से सवाल पूछा गया है। देखो साथियों इसमें से पहला a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन के अंदर से आपके पास में क्या है, 6 है a1 की, दूसरा बात करें a2 की कितनी है, 2 है, उधर b1 की जो वैल्यू है -3 है और b2 की जो वैल्यू है साथियों -1 दे रखा है। इधर c1 की जो वैल्यू है वो 10 है और c2 की जो वैल्यू दे रखी है साथियों 9 दे रखी है। पहले अपन बात करते हैं, जानते क्या है, a1/a2 ठीक है इजिकल टू यहाँ पर से b1/b2 इजिकल टू c1/c2 जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर से जब अपन वैल्यू रखते हैं अपने पास में a1 a2 के, तो यहाँ पर से 6/2 इजिकल टू अपने पास में से कहा गया -3/-1 आ गया। इधर आपके पास में c1 की वैल्यू है 10 और c2 की 9 आ जाती है साथियों। तो ये इसका जो हल आया वो 3 आ गया और इसका भी 3 आ गया, तो आपके पास में से एक समीकरण है वो समांतर आ जाती है साथियों। तो यहाँ पर से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। दो रेखाएं वो दोनों की दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं साथियों, क्योंकि अपन a1 और a1 और b1 से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें, यदि बहुपद दे रखा है az³ प्लस a4z² प्लस 3z - 4 दे रखा है, साथ ही दे रखा है कि z³ माइनस का 4z प्लस का a को z - 3 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखो साथियों अपने पास में से z - 3 दे रखा है, तो z बराबर अपने पास में से क्या है, 3 की वैल्यू पुट करनी है, मतलब कि z बराबर 3 पुट करना है जो समीकरण दे रखा है उसमें। यहाँ पर से पुट करने के बाद में आपके पास में से क्या टर्म आएगी, ये टर्म आ जाती है साथियों a माइनस का 3 की क्यूब आ जाती है साथियों, प्लस का 4 और z की वैल्यू यहाँ पर से 3 स्क्वायर रखा है, माइनस का प्लस का 3 है और प्लस का माइनस यहाँ पर से दोनों ये आ जाते हैं साथियों, प्लस का 3 है, साथ ही इनटू में कितना है, z है, z के साथ में 3 की वैल्यू रख देनी है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर से माइनस का 4 आ जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। अब बात करते हैं साथियों इक्वेशन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, 2 में क्या रखना है अपने को, यहाँ पर भी अपन पुट कर देते हैं। तो z की वैल्यू कितने रखी है, 3 का क्यूब
माइनस का 4 इंटू में कितना है साथियों 3 दे रखा है, प्लस का a दे रखा है। इतना आपने किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया जाता है। बाद में क्या करता हूँ साथियों, इन दोनों इक्वेशनों को मैं इक्वल रख देता हूँ। तो इक्वल रखूँगा तो मेरे पास में क्या क्या प्राप्त होगा, 27a बच जाएगा। 27a के साथ में बात करें तो यहाँ पर से प्लस का 36 आ जाता है, 36 के बाद में प्लस का 9 आ जाता है साथियों, और माइनस का 4 इजिकल टू मेरे पास में से 27 माइनस का 12 प्लस का a रख दिया जाता है। दोनों इक्वेशनों को मैंने बराबर रखा। रखने के बाद में जैसे जैसे जो चीज़ है वो कट जाती है। यहाँ पर से क्या बचेगा साथियों, यहाँ पर से बचेगा 26a बराबर का माइनस का 26 बचेगा साथियों, और a की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसी होंगी। तो देखो साथियों, इसके अंदर से क्या होता है, इस प्रकार से अपने ये वाई एक्सेस लिख दिया और ये एक्स एक्स लिख दिया। ठीक है, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्स आपके पास में दे रखा है। अब यहाँ पर से क्या होता है साथियों, यहाँ पर बता रखा है कि समीकरणों का कोई युग्म संगत है। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर से साथियों, जैसे मैंने y इजिकल टू आपके पास में -7 लिख दिया जाता है, और दूसरा अक्ष बराबर आपके पास में से 0 आ जाता है, तो अपने पास में से क्या आएगा, इस प्रकार से आपके पास में देखने को मिल जाती हैं। ये जो दोनों रेखाएं हैं यहीं कहीं पर भी नहीं काटती हैं साथियों, और कहीं पर भी नहीं काटती हैं तो कोई हल नहीं होता है। नहीं, इसमें से थोड़ा सा दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा साथियों, मैंने इसको अलग बता दिया। यहाँ पर से कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत नहीं है, तो यहाँ पर से देखो अपने पास में से दो इक्वेशन मान ली मैंने, a1x प्लस का b1 और साथ में c1 इजिकल टू 0 माना, एक इक्वेशन मान ली। दूसरी इक्वेशन a2x माना, दूसरा b2y माना और c2 बराबर 0 माना। यहाँ पर से a1 बटा a2 आ जाता है और b2 बटा b, यहाँ पर से b1 बटा b2 आ जाता है और यहाँ पर से c1 बटा c2 आ जाता है। इस प्रकार की कंडीशन आपके पास में प्राप्त होती है। ये जैसे अपन इसको ग्राफ खींचते हैं तो आपके क्या होंगे साथियों, एक तो ये रेखा जाती है और इसी के ऊपर से एक और रेखा और गुजर जाती है, तो साथियों क्या होगा, ये संपाती प्रतिच्छेदित आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि यदि x बराबर x प्लस 1 बहुपद दे रखा है कि ax की क्यूब प्लस x की स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4a माइनस का 9 दे रखा है, एक गुणनखंड a हर a का मान अपने को ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना साथियों, यहाँ पर से आपके पास में से x बराबर आपके पास में -1 है, उसको पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर से। तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस का 1 की क्यूब प्लस का 1 का स्क्वायर आ जाता है, माइनस का 2 इंटू 1 आ जाता है साथियों, और प्लस का 4a आ जाता है, माइनस का 9 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास में क्या आएगा, माइनस का a प्लस का 4a बराबर आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर जाता है साथियों, ये जब इसको करते हो तो 6 आ जाता है साथियों। ठीक है, जब इसको सोल्व किया आपने तो यहाँ पर से कितना आया साथियों, यहाँ पर से आ जाता है इन दोनों के टर्म्स है जो यहाँ पर 3 आ जाता है, बराबर आपके पास में से 6 है ही, तो a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो 6/3 बराबर आपके पास में जो आंसर आया वो 2 आ जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट दे रखा है कि यदि सभी x के लिए x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 बराबर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 है, तो k का मान अपने को ज्ञात करना है। साथियों कुछ नहीं है, इसको तो अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 6, जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में से क्या जाता है, x स्क्वायर प्लस का 5x आ जाता है, और प्लस आपके पास में कितना आ गया, यहाँ पर से 6 आ जाता है। इसमें से कुछ कट रहा है कि यहाँ पर से ये कट गया साथियों, कट गया, यहाँ पर से ये कट गया। ठीक है, बाद में अपने पास में से क्या बचा, kx बराबर आपके पास में से 5x बच जाता है। ठीक है, जो x की वैल्यू जाती है वो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से x से कैंसिल हो जाता है, जो k की वैल्यू आएगी वो आपके पास में कितनी आएगी, वो 5 आएगी। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है समीकरण y बराबर 0 दे रखा है और y बराबर माइनस का कितना है 7 के युग्मों के बारे में बात हो रही है। तो देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से अपने पास में से एक समीकरण आ जाता है। इस समीकरण के अंदर से बात करें तो ये y एक्सेस हो जाती है, ये x एक्सेस हो जाती है। यहाँ पर से y बराबर आपके पास में 0 पुट करवा रखा है और दूसरा y बराबर आपके पास में -7 रखवा रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा रेखा खींचते तो अपने पास में से क्या होगा साथियों, ये जो रेखा है वो कहीं पर भी नहीं काटती हैं और इसका कोई आपके पास में हल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें। m के किस मान के लिए व्यंजक 2x माइनस 1 बहुपद दे रखा है कि 8x की 4 प्लस का 4x की क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस m का एक गुणनखंड होगा। देखो साथियों अपने को करना कुछ नहीं है, आपके पास में से 2x माइनस 1 दे रखा है, तो x बराबर आपके पास में कितना आ गया, 1/2 आ गया।
आप जैसे ही इस समीकरण के अंदर से 1/2 है वो यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास में m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और वो आएगी -2। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। देखो समीकरण दे रखा है x = a, y = b का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बात करें साथियों, आपके पास में x बराबर a दे रखा है, वहीं y बराबर आपके पास में b दिया गया है। बाद में अपन क्या करते हैं साथियों, एक ग्राफ खींचते हैं। ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। ठीक है, इधर बात करें तो आपके पास में ये x एक्सेस हो जाता है। इधर एक दो बिंदु आते हैं साथियों, ये a आ जाता है और ये b आ जाता है। सबसे पहले बात करें x = a, तो साथियों एक ये रेखा आ जाती है, और इधर y बराबर b के बारे में बात करें तो साथियों ये आ जाती है। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं साथियों, एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो अपना जो आंसर रहेगा ए बी पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, c का मान ज्ञात करना है अपने को, जिसके लिए समीकरण दे रखा है cx - y बराबर 2 दे रखा है। दूसरा समीकरण दे रखा है 6x - 2y बराबर 3 दे रखा है, और साथ में बताया गया कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल किसके बराबर आ जाता है साथियों, c1/c2 के बराबर आ जाता है। इस समीकरण के अंदर से आप सारी वैल्यू जानते हो साथियों, ये a1 की आ जाती है, ये b1 की आ जाती है, ये c1 की आ जाती है। इसी प्रकार से बात करें तो ये a2, ये b2, ये c2 आ जाती है। यहाँ पर से आप वैल्यू पुट कर दो साथियों, तो यहाँ पर से c बटा कितना आ गया, a2 की वैल्यू कितनी है साथियों, 6 आ जाती है, इजिकल टू अपने पास में b1 की वैल्यू बात करें तो -1/-2 आ जाता है। इसी प्रकार से C1 के बारे में बात करें तो नॉट इक्वल दे रखा है 2/3, क्योंकि यहाँ पर से कोई हल नहीं होगा, वो कंडीशन बताई गई है। पहले 2 के बारे में बात करते हैं। पहले 2 से ही आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी साथियों। तो यहाँ पर से C बटा कितना जाता है, देखो C बटा, साथ ही बात करें तो 6 दे रखा है, इजिकल टू आपके पास में -1/-2 दे रखा है, ये दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इधर बात करें तो आपके पास में से ये इससे कट जाता, तो आपके पास में C बराबर आपके जो पास में जो वैल्यू आती है वो 3 आ जाती है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ए वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शून्य बहुपद का शून्यांक है वो पूछा गया है साथियों। शून्य बहुपद के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें तो शून्य बहुपद क्या होता है कि ऐसे बहुपद जहाँ पदों की संख्या क्या होती है साथियों, 0 होती है। बोले तो px = आपके पास में क्या बताया गया है, 0 बताया गया। तो साथियों px = 0 हो जाता है, तो आपके पास में क्या होता है कि जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सारे शून्य हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वास्तविक संख्या आपके पास में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे साथियों, आपके पास में 2 समीकरण दे रखे हैं, तो इस समीकरण में आप क्या करोगे साथियों, 1/y = मैं u मान लेता हूँ। तो अपने पास में एक समीकरण किस प्रकार से होगा, 4x + का 6u बराबर आपके पास में 15 हो गया। ठीक है, सेम अपन बात करते हैं, दूसरा समीकरण आ जाता है कौन सा, 6x - का कितना आ गया साथियों, 8u आ जाता है, और इजिकल टू आपके पास में 14 दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ साथियों, इन दोनों समीकरण को ऊपर वाले को तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से कर देता हूँ, और नीचे वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास में क्या बनेगा, 4x + का यहाँ पर से 24u आ गया, इजिकल टू अपने पास में से कितना जाता है साथियों, 60 आ गया। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा कितना जाता है, यहाँ पर से आता है साथियों, ये 4x नहीं आएगा, ये आएगा 16x, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तब नीचे वाला बात करें तो कितना जाता है, ये आ जाता है 18x - का 24u बराबर आपके पास में कितना आ गया साथियों, 42 आ जाता है। ये 2 इक्वेशन हो जाती है, इन दोनों को आप जोड़ दो तो अपने पास में से ये कट जाता है। यहाँ पर से कितना बचता है साथियों, 34x बच जाता है। कितना बचा, 34x बच गया, और इजिकल टू आपके पास में कितना हो गया साथियों, ये 102 हो जाता है। अब 102 हो जाने के बाद में इजीली से आप क्या कर सकते हो साथियों, x की वैल्यू निकाल सकते हो। 102/34 यहाँ पर से कितना है साथियों, ये 3 आ जाता है। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई। बाद में आप कोई भी इक्वेशन के अंदर से रख लो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। किस प्रकार से आएगी, जैसे मैं पहले वाली इस इक्वेशन में रख लेता हूँ यहाँ पर से, तो कितना रखेंगे, 4, साथ में बात करें तो कितना आ गया यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी है साथियों, 3 निकाली है मैंने, 6/y बराबर आपके पास में 15 आ जाता है। 6/y बराबर अपने पास में से 15 माइनस का 12 आया लाडले, तो y बराबर अपने पास में कितना आया, 6/3 आ जाता है।
और 6/3 आया, जैसे ही आपके पास में वैल्यू आ गई y की 2 आ जाती है, तो अपने पास में से 3 और 2 आ जाती है, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू आपके पास में 2 आई। ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला एकदम राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि y इज इक्वल टू 6 का आलेख एक रेखा है जो खालिस्तान बताई गई है। मतलब कि क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर ये कह रहा है कि अब y की तो वैल्यू आपके पास में 6 दे रखी है, तो x की वैल्यू अपने पास में से 0 मान लिया जाता है। आलेख आप जब खींचते हो, ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर से अपने पास में से कितनी आ जाती है, यहाँ पर से वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू आपके पास में 6 दिया गया है। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन सही हो जाता है साथियों। क्या आएगा कि x एक्सिस के समांतर है और मूल बिंदु से 6 मात्रक दूरी पर है, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, एक साहूकार है 10,800 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर से कर्ज दिया। यदि उसने 2 वर्षों के बाद में 1908 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो दोनों दरों पर कितना कितना धन कर्ज दिया गया वो पूछा गया है। तो साथियों अपने इसके लिए क्या करेंगे, जैसे 8% है, 8% के लिए मैं अक्स मान लेता हूँ। दूसरा 10% के लिए कितना बचा साथियों, 10,800 के अंदर से आप अक्स निकाल दो, तो यहाँ पर से ये आ जाता है। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि मैं अक्स मान कर क्यों कराता हूँ। तो साथियों अक्स मान तक कर्ज अगर करोगे ना आप, तो आपके साथ में क्या है, ये लंबे समय तक आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और जो ट्रिक से करते हो तो वो कभी कभार आप भूल जाते हो, वो कभी लागू होती है और कभी लागू नहीं होती है, इसलिए मैं करवाता हूँ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड साथियों। 1-2 बार आप करोगे तो आपके पास में ये यूज़ हो जाएगा और कम समय लगने लग जाएगा। 8 है, 8% का अक्स अपने मान लिया, दूसरा 10% का अपने 10,800 में से अक्स घटा दिया, ये आ जाता है। अब SI का फॉर्मूला आप क्या जानते हो साथियों, PRT का फॉर्मूला जानते हो, PRT/100 आ जाता है। इसको मैं SI1 फाइंड कर लेता हूँ साथियों 8% के हिसाब से, तो कितना आ जाता है साथियों, ये आ जाता है। P की वैल्यू मेरे पास में कितनी है साथियों, यहाँ पर से आ जाती है, ये अक्स आ जाती है और अक्स के साथ में ही कितना आ जाता है साथियों, R की वैल्यू 8 आ जाती है और ये T की वैल्यू मेरे पास में 2 बरस आ जाती है। तो मतलब कि SI1 बराबर अपने पास में से कितना आ जाता है, यहाँ पर यह आता है 16 अक्स/100 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से SI2 की वैल्यू अपन निकालते हैं तो अपने पास में से कितनी आती है, ये आ जाती है साथियों 20 × 10,800 माइनस अक्स/100 आ जाती है। बाद में आपके पास में से क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि SI1 प्लस का SI2 इज इक्वल टू आपके पास में 1908 बताया गया है। दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पर से, तो देखो क्या कहा जाता है, यहाँ पर से 16 अक्स/100 प्लस का अपने पास में से आ जाता है 20 × 10,800 माइनस अक्स/100 आ जाता है, बराबर आपके पास में 1900 यहाँ पर से दे रखा है, 1908 दे रखा है। इसको जब आप हल करते हो तो आपके पास में अक्स की जो वैल्यू निकल कर आती है साथियों वो आ जाती है 6300। ठीक है, और बाद में अपने पास में से क्या करोगे, 10,800 के अंदर से घटा दो इसको 6300 को, तो आपके पास में जो वैल्यू आती है वो 4500 रुपये आ जाती है और ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि 12,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले वाले भाग को 5 वर्ष के लिए 8% दर से और दूसरे वाले भाग को 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से कर्ज दिया गया। यदि प्रथम भाग पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग के साधारण ब्याज से तिगुना है तो उन दोनों के भागों का अंतर आपसे पूछा गया है साथियों। ये आप मेरे को ऑफलाइन कमेंट कर कर बताना साथियों, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है, सेम टू सेम अपने को यहाँ पर से हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। बस उसमें ऊपर वाले में क्या है, देखो ऊपर वाले में SI1 प्लस SI2 मतलब 2 इजिकल टू आपके पास में 908 दे रखा था। इसमें बताया गया कि SI1 इजिकल टू 3 SI2 की वैल्यू अप्लाई करनी है, आप आराम से कर लेना। ठीक है, नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा। दूसरा बताया गया कि 19,400 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया जाता है। यदि दोनों भागों पर प्राप्त साधारण ब्याजों का जो क्रमशः है वो कितना बताया, देखो 3:7 के अनुपात में हो, तो दूसरे भाग की राशि आपसे पूछी गई है। इसमें यह कह रहा है साथियों, देखो P1 प्लस का P2 कितना है, 19,400 हलाट लें, कितना है 19,400 बता रखा है। सबसे पहले बात करें अपन P1 के बारे में, तो P1 के बारे में बात करें तो अपन P1 को P1 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ गया, P1 इंटू आपके पास में आ जाता है कितना 8 आ जाता है और साथ भी 5 आ जाता है बटे 100 आ जाता है। तो ये P1 की वैल्यू आपके पास में निकल कर आई 2P1/5 आई।
उसी प्रकार से अपन दूसरा बात करते हैं, P2 की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आ जाती है साथियों, यहाँ पर से आ जाती है कि P2 इंटू 4 इंटू 9/100 आ जाती है। तो साथियों ये आती है 9P2/25 आती है। P1 और P2 की वैल्यू आपके पास में फाइंड हो जाती है। बाद में क्या बताया गया है, यहाँ पर से बताया गया है लाडले कि SI1/SI2 की वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, या फिर मैं इसको SI1 बोल सकता हूँ जैसे। ठीक है, इसको आप ऐसा काम कर लो SI1 और इसको मान लो SI2 मान लो। इसके बराबर आपके पास में 3/7 बात कही गई है। यहाँ पर से इन दोनों की वैल्यू आपके पास में आ जाती है कि 2P1/5 और बटे आ जाती है कि 9P2/25 बराबर आपके पास में 3/7 आ जाती है साथियों। ठीक है, तो P1 और P2 का जो रेशियो आता है कितना आता है साथियों, यहाँ पर P1/P2 बराबर आपके पास में 27/70 आ जाता है। जैसे ही 27/70 आया तो आपके पास में दे रखा है, देखो 70x प्लस का, साथ ही बात करें 27x बराबर आपके पास में कितना है 19400 दे रखा है। दोनों का आप ऐड कर लो साथियों, यहाँ पर से 97x आ जाता है और ये 19400 दे रखा है साथियों। तो x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो कितना, यहाँ पर से 97 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाता है 200। अब यहाँ पर से पूछा गया दूसरे भाग की राशि पूछी गई, तो दूसरे भाग का जो रेशियो अपन ने निकाला कितना आ जाता है P2 आ जाता है। तो P2 को अपने बारे में 70 आ जाता है, 70 के साथ में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आ जाता है वो कितना आता है साथियों, वो 14,000 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर बता रखा है कि 3 राशियां हैं ABC इस प्रकार हैं कि BA का साधारण ब्याज तथा CB का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान है तो ABC में संबंध आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से पहले वाली जो कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से बताया गया BA का साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर से क्या जाता है साथियों, मूलधन जो आएगा वो A आ जाता है और SI वो आएगा वो B आ जाता है। तो B इजिकल टू आपके पास में क्या जाता है ART/100 आ जाता है। यहाँ पर से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ साथियों। कंडीशन दूसरी फॉलो करते हैं अपने पास में से, यहाँ पर से मूलधन जो हो जाता है साथियों B हो जाता है और SI जो होता है आपके पास में क्या हो गया साथियों, ये C हो जाता है। क्या हो गया, C। बाद में अपन क्या पास में क्या निकलेगा, C इजिकल टू आपके पास में जाता है साथियों, ये आ जाता है BRT/100 आ जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 दे देता हूँ साथियों। अब क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 में भाग दे देते हैं। तो साथियों अपने पास में B/C इजिकल टू आपके पास में से क्या बच जाता है, यहाँ पर से ART/100 आ जाता है और नीचे बात करें तो साथियों BRT/100 आ जाता है। यहाँ पर से क्या क्या कट गया, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो जाता है साथियों। आपके पास में बचा B/C इजिकल टू A/C बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपके पास में B² इजिकल टू AC बचता है। यही आपके पास में इनका संबंध आ जाता है। तो ये कौन सा आएगा, B² इजिकल टू AC, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि देती है। यदि उस धनराशि को 20% से बढ़ा दिया जाए और दर को 2/3 दर से कर दिया जाए, समय को 6/5 गुणा कर दिया जाए तो 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। पहली स्थिति में साधारण ब्याज की राशि क्या थी वो पूछ रहा है। ठीक, तो साथियों अपन इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, पहले अपन मूलधन है वो अपन क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। बाद में क्या होता है साथियों, बाद में ये कह रहा है कि 20% बढ़ा रहा है तो मैं उसको P' मानकर उसको कितना कर दिया, 1.2P कर दिया। ठीक है, और R' के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से 2/3 बात हो रही तो 2/3 R की यहाँ पर से बात हो जाती है। ठीक है, समय के बारे में बात करें तो 6/5 गुणा बता रहा है तो साथियों यहाँ पर से 6/5T यहाँ पर से रख लिया जाता है। ठीक, अब अपन क्या जानते हैं साथियों, यहाँ पर से 2400 रुपये मतलब ऐसा ही बता रहा है तो 2400, ठीक है, बराबर अपने पास में कितना है, मूलधन है 1.2P है। ठीक है, 1.2P आ जाता है। साथ ही बात करें यहाँ पर से रेट की तो ये 2/3 R बता रहा है। ठीक है, और समय के बारे में बात करें तो 6/5P बता रहा है, 6/5T बता रहा है साथियों, अपोन में जाता है 100 आ जाता है। जब आप इसको हल करते हो तो आपके पास में एक इक्वेशन बन जाती है, क्या बनता है, 2400 बराबर आपके पास में कितना आएगा, 1.2 इंटू कितना आएगा साथियों, जब इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में आ जाता है ये 0.8 और साथ ही आ जाता है PRT बटे साथियों क्या जाता है 100 आ जाता है। अब यहाँ पर से क्या हुआ, ये PRT/100 है, ये क्या हो गया साथियों, एक SI आपके पास में आ जाता है। ठीक है, तो ये 2400
बराबर आपके पास में कितना आ गया साथियों, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.96 आ जाता है। साथ ही बात करें तो साथियों अपन इसको SI लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही बात करें अपने को SI की वैल्यू निकालनी है साथियों, तो यहाँ पर से कितना जाता है, यह जाता है 2400 बटा बात करें तो कितना आ गया 0.96 आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में कितना आएगा साथियों, यह आएगा 2500 रुपये आंसर चौथा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1% 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति 6 माही हो। सीधी सी बात है साथियों, यहाँ पर से 5% का दर है वो आधी हो जाएगी, 2.5% हो जाएगी और समय है वो दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से बात करें तो अपने पास में से A बराबर P/1 का R/100 × N आ जाता है। तो यहाँ पर से जब सारी वैल्यू रखते हो साथियों, A बराबर अपने पास में जाता है और P की वैल्यू कितनी है 16,000 आ गई। साथ ही बात करें तो यहाँ पर से कितनी आ जाती है 2.5 आ जाती है बटा 100 आ जाती है इंटू N का जो है वो 2 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में से कितना आएगा, A की वैल्यू आएगी साथियों 16,810 आ जाती है। अब 16,810 के अंदर से आप क्या घटा दोगे साथियों, 16,000 घटा देंगे अपने पास में, तो अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 810 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 5,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है साथियों। इसको आप खुद कमेंट करके मेरे को बताना। वैसे इसका आंसर आएगा 155। मैंने पटवार में भी करवाया है सवाल और जो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज है उसमें भी यह सवाल आया था, तो आप ये कर सकते हो अगर वो क्लास देखी है तो, ठीक है। नहीं आता तो फिर मैं आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं 88 का। तो साथियों इस सवाल में जवाब दिया गया है, देखो, एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 वर्ष के आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 अवधि जमाओं में 16,400 रुपये इस प्रकार बांटा कि दोनों की 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा करेगी। देखो साथियों, सबसे पहले 17 वर्ष वाले हैं और एक आ जाता है साथियों 18 वर्ष वाले, ठीक है। समय है मतलब कि 20 वर्ष तक के लिए बात करें तो यहाँ पर से इसको 3 वर्ष का समय मिलेगा और इसको 2 वर्ष के लिए मिलेगा। कुल राशि है साथियों कितनी है, 16,400 रुपये आपको बता रखी है, ठीक। तो इसका अपन क्या करेंगे साथियों, P1 1+ का 5% है साथियों सबसे पहले, और इसका जो है यहाँ पर से 3 वर्ष आ जाता है, ये छोटे वाले के लिए है। और बड़े वाले के बारे में बात करें तो P2 आ जाती है और साथ में 1+ का 5/100 का स्क्वायर आ जाती है। यहाँ पर से क्या कट गया साथियों, यहाँ पर से कट जाता है, इसमें से ये 2 कट गया और ये इधर से कट जाता है। तो अब आपके पास में क्या बचा साथियों, आपके पास में बचा P1 1+ का 1.05 बचा और इजिकल टू आपके पास में P2 बचा। बाद में क्या कहा गया है, P1 + P2 इजिकल टू आपके पास में 16,400 की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पर से अपन क्या कर सकते हैं साथियों, P2 की वैल्यू रख लो, यहाँ पर से P1 प्लस का है, P2 की वैल्यू कितनी है, P1 1.05 इजिकल टू 16,400 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास में 2.05 P1 आएगा इजिकल टू 16,400 दे रखा है। P1 की वैल्यू निकल आएंगे तो अपने पास में से 16,400 बटा जाता है साथियों 2.05 आ जाता है। जब इसको आप काटोगे तो आपके पास में कितना आएगा, वो आएगा 8,000 रुपये, ठीक है। ये छोटे वाले की धनराशि आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई धनराशि है या फिर कोई भी राशि है आपको साथियों जो 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,618 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो उस राशि के बारे में अपने को बताना है साथियों। यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, मतलब कि ये मिश्र धन की वैल्यू दे रखी है 5,618 दे रखी है साथियों। साथ ही बात करें अपने को P की वैल्यू फाइंड करनी है 1/, और रेट कितनी है 6% है, और साथ ही समय आपको दे रखा है। P की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर से P की वैल्यू जो आएगी वो आएगी साथियों 5,000 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में बता रखा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त होता है। उस धनराशि पर उतने ही समय में उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज की राशि आपसे पूछी जा रही है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, यहाँ पर से SI की वैल्यू दे रखी है साथियों 400 दे रखी है, और अपने को जानते क्या है P/R की वैल्यू आपके पास में 10 है, 2 आ जाता है बटा 100 आ जाता है। यहाँ पर से P की वैल्यू कितनी आ जाती है साथियों, वो आ जाती है 2,000 रुपये, ठीक है। अब सेम टू सेम आपके पास में सारा मिल जाता है। यहाँ पर से प्रिंसिपल कितना आ गया, 2,000 मिल गया। रेट आपके पास में कितनी आ गई, 10% आ गई। T है वो आपके पास में 2 वर्ष दे रखा है, इसका आप आराम से चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो।
तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 420 रुपये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला बात हो रही है कि इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। साथियों ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, यह योजना 4 वर्ष की अवधि या फिर 5 लाख करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी योजना के लिए प्रभावी रहेगी। साथियों ये बात यहाँ पर से गलत आती है और कौन सा कथन असत्य है वही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। देखो, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला देखो कौन सा कथन आता है कि यह सप्ताह 11 से 14 फरवरी तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो साथियों ये जो है ये भोपाल में न होकर कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है, नई दिल्ली में आयोजित होता है, तो ये कथन गलत आता है। दूसरा बात करें, इसका आयोजन भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा किया गया, बात एकदम सही आती है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन था, ये बात भी सही आती है साथियों। और इसमें पूछा क्या गया है, सत्य कथन के बारे में बात हो रही है, तो सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो साथियों जो पहला कथन आता है कि इन खेलों की मेज़बानी है वो झारखंड द्वारा की गई, तो देखो झारखंड के द्वारा नहीं की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, उत्तराखंड के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। इन खेलों में सेना को सर्वाधिक पदक जीतने के कारण राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई, बात एकदम सही है साथियों ये कथन। दूसरा, इन खेलों में राजस्थान कुल 36 पदक नहीं है साथियों, 43 पदक हैं। ठीक है, जिसके अंदर से 9 स्वर्ण हैं, 11 रजत हैं और 23 कांस्य पदक शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है और यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला और तीसरा आपके जो कथन है वो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, इस योजना हेतु राज्य सरकार ने 1350 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। ठीक है, यह बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 5000 कृषकों को 2000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, यह बात एकदम गलत आती है साथियों। दूसरा बात करें तो बांसवाड़ा में मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, तो यह बात एकदम सही आती है साथियों। तो सत्य कथन के बारे में बात करें तो पहला और तीसरा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में राजस्थान की पारंपरिक लाख कलाकार द्रौपदी मीणा ने 5000 लाख की पेंटिंग्स बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। इनका संबंध किस जिले से है, तो कहाँ से साथियों, दौसा से है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावरण भू सर्वेक्षण कार्यक्रम की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर में शुरुआत की गई। इसमें राजस्थान के कितने शहरी निकायों को सम्मिलित किया गया, तो कितने शहर हैं साथियों, 10 शहरों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत निम्न में से किस युगम का चयन नहीं किया गया, तो किसका चयन नहीं किया गया साथियों, यह आ जाती है कायलाना झील, जोधपुर का है, इसका चयन नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि सांस अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि यह अभियान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया, बात एकदम सही है साथियों। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में निमोनिया स्क्रीनिंग करवाना तथा जागरूकता फैलाना है, ये बात भी सही है साथियों। दूसरा बात करें, इस अभियान की थीम निमोनिया नहीं सहेगा बचपन रखी गई, साथियों ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो इसमें से कौन सा कथन सही रहेगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को बढ़ावा देने हेतु ई व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। इस हेतु प्रस्तावित राशि है तो कितनी है साथियों, 200 करोड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, देखो नेक्स्ट है कि डीप ओशन मिशन के तहत मत्स्य 6000 का विकास किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया साथियों, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायक व संगीतकारों को बढ़ावा देने हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना
कहाँ की जानी प्रस्तावित है, तो कहाँ पर है साथियों, बीकानेर में की जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि मिशन 500 के तहत वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए नवीन 10 वर्षीय ढांचे की घोषणा की गई, जो 2025 से 2035 तक प्रभावी रहेगा। ये बात भी सही है, दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो ये आपके पटवार में भी आया था शायद तक, और फोर्थ ग्रेड वाला जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी आया था कि पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा बात करें, इस सूचकांक में समग्र प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक राज्य देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा, एकदम कथन सही है साथियों। इसमें पूछा क्या गया है लेकिन सत्य कथन नहीं है, तो पहला जो ऑप्शन है वो सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि हाल ही में किसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, तो किसको बनाया गया, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें तो 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, बात सही है। दूसरा बात करें, राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के समय मणिपुर में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला थे, बात ये भी सही है साथियों। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होगी, तो किस स्तर पर होती है साथियों, तीनों स्तरों पर लागू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में पंचायतों के लेखा पुस्तकों से को संधारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो किसकी होती है साथियों, ग्राम सेवक की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है 108 का, दिया गया है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान यदि कोई पद रिक्त हो जाए तो उपचुनाव कितने समय में कराना आवश्यक होता है, तो साथियों 6 माह में करवाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। पंचायतों की संपत्ति की देखरेख और संरक्षा सुनिश्चित करने की उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है, तो साथियों ये सौंपा गया है ग्राम पंचायत को। दूसरा बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखो सूची 1 में बात करें तो पंचायती राज समितियाँ दे रखी हैं और आगे दे रखा है उनका गठन बरस। सबसे पहले बात करें, हरलाल सिंह खर्रा समिति है, इसका जो गठन होता है साथियों, इसका गठन कब होता है, 1990 में होता है, ठीक है। दूसरा बात करें सादिक अली समिति के बारे में, तो सादिक अली समिति का जो गठन होता है साथियों, ये कब होता है, ये होता है 1964 में होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा जाता है, यहाँ पर जाता है शिवचरण माथुर समिति। शिवचरण माथुर समिति के बारे में बात करें तो ये होता है साथियों 2000 में होता है। और एक और बन जाती है अरुण कुमार समिति, जिसका गठन होता है 1966 में साथियों, सॉरी 1996 में। तो इस प्रकार से आपका जो सही आंसर रहेगा वो चौथे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के उपरांत अब तक राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, तो कितनी बार हो चुके हैं साथियों, 6 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस धारा में संशोधन कर ग्राम सेवक का पदनाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया, तो किस में किया गया साथियों, धारा 89(2)(1) में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, तो कब होता है साथियों, ये होता है 1999 में। दूसरा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, तो किसके द्वारा की जाती है, एल.एम. सिद्दवी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो राजस्थान में पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5% या फिर 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति में कम से कम 15 सदस्य होंगे, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों, यही पूछा गया है असत्य कथन। दूसरा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो नेक्स्ट दिया गया है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है।
ठीक है, और सत्य कथन बताना है। पहला बात करें, संविधान के अनुच्छेद 243 क में इसका उल्लेख मिलता है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं साथियों, पंचायत समिति ग्राम सभा की कार्यकारी समिति होती है, बात एकदम गलत है साथियों। दूसरा बात करें तो ग्राम पंचायत अपने कार्यों हेतु ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार है, तो साथियों ये बात एकदम सही है। पहला और तीसरा जो कथन है वो आपके एकदम राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल बात करें। देखो नेक्स्ट दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पंचायत राज अधिनियम दे रखा है, आगे संबंधित दे रखा है। देखो सबसे पहले बात करें अध्याय 2 का, अध्याय 2 का के अंदर से क्या है साथियों, ये दिया गया है, यहाँ पर से ग्राम सभा दी गई है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा दे रखा है, अध्याय 4 में राज्य सरकार की शक्तियाँ दे रखी हैं। और अध्याय 4 के बारे में बात करें तो अध्याय 4 में क्या जाता है कि गाँव के आबादी क्षेत्र का विनियमन देखने को मिल जाता है। और अध्याय 2 में आ जाता है वार्ड सभा आ जाती है। तो अब उसके अंदर से कौन सा रहेगा, पहले वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थाओं के कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करें तो परिवार कल्याण आ जाता है। दूसरा ग्रामीण विकास आ जाता है, पेयजल आ जाता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आ जाता है, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, सारे के सारे पंचायती राज के आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं, पहला बात करें तो भूमि विकास एवं भू संरक्षण आ जाता है। दूसरा सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख आ जाता है। तीसरा समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना जाता है। और साथ ही बात करें तो मछली उद्योग उन्नयन आ जाता है। तो सारे के सारे कार्य आपको देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या दे रखा है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, कौन कौन सा कथन सही नहीं है उनके बारे में बात हो रही है। पहला कथन दे रखा कि 72वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण व उत्तरदायित्व को संवर्धित करते हुए संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो साथियों बात एकदम गलत आती है। दूसरा बात करें, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्य शामिल हैं, ये बात एकदम सही आती है। सत्य कथन नहीं है वो पूछा गया, तो पहला ही आपका असत्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है डिफाल्केशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों गबन करना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा आ जाता है बेल, बेल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर से जमानत होता है साथियों। दूसरा देखो, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं सही है, उसके बारे में बात हो रही है साथियों। तो इसके अंदर से कौन सा आएगा, यह आ जाता है साथियों फैक्सिमिली। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिकृति होता है, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, डेपुटेशन का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, यह आता है प्रतिनिधि मंडल, आपका डेपुटेशन का मतलब नहीं होता है। दूसरा देखा कि अकाउंटेबिलिटी का सही पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा, जवाबदेही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है स्टैट्यूटरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया, तो इसका क्या होता है, साविधिक होता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वायत्त के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों क्या आएगा, ऑटोनोमस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है साथियों, देखो यहाँ पर आता है 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित पारिभाषिक शब्द युग्म नहीं है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो देखो कौन सा आएगा, यहाँ पर से जो बैलेट शब्द होता है, इसका जो होता है वो मतदान होता है साथियों। क्या होता है, मतदान होता है। यहाँ पर से जमानत नहीं होता, जमानत का जो होता है साथियों क्या होता है, बैल होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो साथियों देख रखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित पारिभाषिक शब्द युग्म नहीं है। तो इसके अंदर से जो सर्कुलर होता है साथियों, इसमें अधिसूचना नहीं होता, इसका मतलब होता है परिपत्र होता है। क्या होता है, परिपत्र होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि होनरेरियम का हिंदी अर्थ आपसे पूछा गया, तो इसका मतलब होता है मानदेय होता है साथियों। दूसरा बात करते हैं, शुद्ध शब्द छांटी है। तो शुद्ध शब्द में कौन सा आएगा साथियों, ये आ जाता है इसके अंदर से, ये आएगा कौन सा, कुतूहल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया, तो कौन सा आएगा साथियों, यह जाता है मुमूर्ष आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, यह आता है नुपुर नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, यह जाता है यहाँ पर तिलांजलि, इसमें से अशुद्ध नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है देखो, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो कौन सा जाता है साथियों, इसमें से कौन सा आएगा, यह आता है सबसे पहले कमलिनी और आ जाता है, दूसरा जाता है सरोजनी आ जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं वो पूछा गया, तो कौन सा आएगा साथियों, क्रोधित आ जाता है और निरावलंबन आ जाता है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध कौन सा आएगा, लघुत्तर आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो कौन सा आता है साथियों, इसमें से आ जाता है, कौन सा आएगा इसमें से, श्रेयस्कर आ जाता है, तत्वाधान आ जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध में कौन सा आएगा साथियों, भागीरथ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, वो पूछा गया है, तो इसमें से देखो कौन कौन सा आएगा, अतिशयोक्ति आएगा, अंताक्षरी आएगा, महामात्यम आएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शब्द साथियों यहाँ पर आएगा, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पूछा गया, तो कौन सा आएगा, साहित्य व समाज का घोर संबंध है, यह आपको अशुद्ध देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है साथियों, यहाँ पर आएगा फल धोकर बच्चों को खिलाओ, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है साथियों, ये आएगा देखो, सत्य बोलना उसकी आदत था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो किस प्रकार की अशुद्धि है साथियों, कारक संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध वाक्य के बारे में बात हो रही है, शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य कौन सा आएगा साथियों, यह आ जाता है कि दवा रोग को समूल नष्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पूछा गया तो कौन सा आएगा, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा आएगा साथियों, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध आ जाता है साथियों, यहाँ पर आएगा यदि वह रुपया मांगता है तो मैं अवश्य देता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में मुहावरे संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में, तो किस में जाता है साथियों, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युगम का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा साथियों, एक तो आ जाता है पुस्तक आ जाता है, दूसरा आ जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, यह जाता है ऐसे लोहा जाता है और अयस आ जाता है बदनामी, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों तरणी और तरणी शब्द युगम के बारे में अर्थभेद पूछ रहा है, तो कौन सा आएगा साथियों, सबसे पहले बात करें पहले वाला जो तरणी का मतलब होता है क्या, सूर्य होता है, दूसरे का होता है नाव, ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा शब्द युगम सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, जाता है यहाँ पर से कलश वज्र लिखा गया है और कुलिस लिखा गया है घड़ा। ठीक है, ये उल्टे लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस शब्द युगम का अर्थभेद सही है, तो कौन से का जाता है साथियों, पहला जाता है कटिबंध तैयार आ जाता है और कटिबंध आ जाता है कमर का एक आभूषण, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं उपल और उत्पल शब्द युगम का अर्थ आपसे पूछा गया तो कौन सा आएगा, इसमें से आता है पत्थर कमल आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें देखो अम्बुज और अम्बुद शब्द युगम का अर्थ आपसे पूछा गया तो कौन सा आएगा, पहले का कमल है दूसरे का बादल है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द युगम का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, तो कौन सा का नहीं है साथियों, पहला का देखो इसमें से आता है सव अपना और स्व आने वाला कल, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द युगम का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, तो कौन से का नहीं है साथियों, देखो इसके अंदर से बात करें तो व्यंजन पकवान आ जाता है, व्यंजन पंखा। ठीक है, यहाँ पर से यह आपका चौथा असुमेलित है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थभेद सही है, वो पूछा जा रहा है, तो देखो प्रेषित, प्रेषित का मतलब क्या होता है, भेजा गया। ठीक है, और दूसरा जाता है प्रोषित का मतलब क्या होता है, प्रवास करने वाला, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा साथियों। इसी के साथ में साथियों आपका जो वीडियो का माइनर टेस्ट 3 है उसकी कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपन बात करेंगे इस वाले वीडियो के लिए, अपन ये वाला वीडियो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों। आगे से प्रयास रहेगा आपकी जो क्लासेज हैं आपको कंटिन्यू मिलती रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।